तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ पहले तो। देखो बेसिकली ना हमारा इंडेक्स ऑफ जो काम करता है वो एज ए एरे पे काम करता है कि हमारे पास एरे में क्या वैल्यूज़ हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कंसोल को क्लियर किया है। कहाँ गया मेरा कंसोल, आ गया, क्लियर किया और इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ताकि दिखाई दे आपको। सपोज ना मेरा एक वेरिएबल है माई एरे, माई एरे पे मैंने कर दिया वैल्यूज़ डाल दी हमारी यहाँ पे हेलो, उसके अंदर मैंने डाल दी रोहित, सिंगल स्ट्रिंग में रह गया मेरा अभिषेक। ठीक है, तो यानी कि मेरी एरे के अंदर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। इतना तो क्लियर है ना। देखो वैल्यू आपकी, अब मुझे ना इस एरे के अंदर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इंडेक्स पे है। अगर मैं चेक करूं कि भी मेरी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वैल्यू मैंने डाल रखी है एरे के अंदर। और जो एरे की लिस्टिंग होती है ना वो बेस ऑन द आपके इंडेक्स पे होती है। इंडेक्स हमारा काम करता है 0 पे। अगर मैं चेक करूँगा माई एरे की 0 पोजीशन पे 12 नंबर हैं, 1 पोजीशन पे 23 हैं, 2 पोजीशन पे 45 हैं एंड 3 पोजीशन पे हेलो है, 4th पोजीशन पे मेरा रोहित है, 5th पोजीशन पे अभिषेक है। अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी हो तो मैं कैसे करूँगा एक्सेस, माई एरे और यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ आ जाएगी। कौन सी एक्सेस करनी है, मान लो मुझे 0 इंडेक्स करना है तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर मुझे 1 इंडेक्स करना हो तो मेरा 23 आ जाएगा। अगर मुझे रोहित एक्सेस करना है तो वैल्यू मेरी क्या आएगी, 4। तो यानी कि आप एरे की वैल्यू बेस ऑन द इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हो। अब ये तो हो गया एक्सेस करने का। अब मेरे को ना चेक करना है कि भी एरे के अंदर जो ये वैल्यूज़ हैं इनका इंडेक्स क्या है। उसको हम कैसे चेक करते हैं, माई एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। ये ना जो इंडेक्स ऑफ होता है ये फंक्शन, ये आपका एरे के साथ एज ए प्रोटोटाइप होता है, एरे के साथ काम करता है। ये ऑटोमेटिक बना बनाया फंक्शन है एरे का। और इंडेक्स ऑफ के अंदर मुझे स्ट्रिंग में मैं अपनी एक वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने डाल दी रोहित और एंटर किया तो इसने वैल्यू दी मेरे को 4। यानी कि माई एरे की जो 4 वैल्यू है, रोहित की वैल्यू क्या है, 4 है मेरी। अगर मैं माई एरे को मैं 4 टाइप करूँगा तो मेरे पास रोहित आएगा। सेम चीज़ अगर मैं माई एरे मैंने कर दिया डॉट इंडेक्स ऑफ और यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी 12, यानी कि मेरी 0 इंडेक्स पे वैल्यू है। तो यानी कि इंडेक्स ऑफ जो हमारा होता है, जो वैल्यू मेरी एरे के अंदर है उसका मुझे इंडेक्स निकाल के देता है। अब ये तो हो गया आपका वैल्यू निकालना। बट अगर मुझे चेक करना है, मैंने क्या लगाया कि भी 12 की जगह मैंने कर दिया आज़ाद। क्या आज़ाद किया, इंडेक्स ऑफ क्या है, तो इसने मुझे रिटर्न किया -1। तो -1 का मतलब ये है कि इसके अंदर इंडेक्स है ही नहीं आज़ाद नाम से, आज़ाद नाम से सॉरी उस इंडेक्स की वैल्यू नहीं है। तो इसने इसका इंडेक्स मुझे वो -1 में देगा। तो जब भी हमें चेक करना हो कि इस एरे के अंदर ये वैल्यू है, इसका इंडेक्स है या नहीं है, अगर इंडेक्स है तो वो आपको एज ए नंबर प्रिंट कर देगा और अगर नहीं है तो -1 देगा हमेशा रिटर्न, क्योंकि उसको उसका इंडेक्स ही नहीं मिलेगा। तो हम इससे चेक कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ। अब सेम चीज़ अगर मैं अपने कोड में आऊँ, जो मेरा प्रोडक्ट था इंडेक्स था यहाँ पे, इसके अंदर ना मैंने क्या किया था, सर्च की जो वैल्यू थी, कहाँ गई मेरी, रुको 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 रुको, ये रही।
मैंने क्या किया है, एरे है मेरा, एरे के अंदर मैंने इंडेक्स ऑफ, यानी कि मैं उसका इंडेक्स चेक कर रहा हूँ, क्या, कैटेगरी वैल्यू, जो मेरी कैटेगरी वैल्यू इनपुट में टाइप की है, अगर वो है होगी तो मुझे उसका एज ए यो इंडेक्स दे देगा यहाँ पे, तो मेरा वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। अगर नहीं है तो मुझे -1 देगा हमेशा रिटर्न में। ये है बस इंडेक्स ऑफ यहाँ पे। एरे की वैल्यू में आप अपनी वैल्यू चेक कर रहे हो कि उसका इंडेक्स अवेलेबल है या नहीं है। ये बेसिकली ना आपका इंडेक्स ऑफ चेक करने के लिए यूज़ होता है, बट आप इसको मल्टीपल टाइम में, मतलब कि बेस ऑन द स्नैरियो रूल आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया इंडेक्स ऑफ को, कि भी मुझे चेक करना है कि इसका इंडेक्स है या नहीं है। अगर है तो ये नंबर देगा, अगर नहीं है तो हमेशा ही -1 देगा हमें रिटर्न में, और -1 के बेस पे मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा दी। ये चीज़ें हैं बस, और उसके बेस पे मैंने लगा दिया रूल। सर वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, जो वैल्यू वगैरह सर जो दिए हैं किस डिव के अंदर सर, किसी एक डिव मिनट के अंदर रुको। सर, इसका डी, मतलब क्या? जैसे सर यहाँ दिए ना सर, सिलेक्ट वैल्यू करेंट अच्छा ये कैटेगरी, तो वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या क्या हुआ सर यार वो थोड़ा सा वैल्यू समझाएं। का मतलब ना, देखो क्या होता है, जितने भी आपके HTML में फॉर्म होते हैं, ठीक है, उस Yes, फॉर्म की ना कोई वैल्यू होती है जो आप इनपुट में डालते हो, जो आप सिलेक्ट करते हो। आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी देखोगे, उसकी वैल्यूज़ क्या है। मान लो जो मेरा सिलेक्ट है ये, ठीक है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा सिलेक्ट है, मैंने अभी फर्नीचर को सिलेक्ट किया, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्नीचर हो गई। है ना। तो ये फर्नीचर वैल्यू, इसको पता कैसे चलेगी कि इसकी वैल्यू फर्नीचर है। मैंने यहाँ पे असाइन की हुई है कि भी सर अगर सिलेक्ट, उसको हटा भी दे रहे थे सर तो वर्क कर रहा था सर, ये क्यों सर? ये ना और उसको बेसिकली अगर आपका ना हटा दिया बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, कि मुझे ना सिलेक्ट की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखो अगर मैं हटा भी देता हूँ ना, तो आपका वर्क करेगा, क्योंकि आपका ना सिलेक्ट के ऊपर जा रहा है, बट फिर उसकी करंट जो वैल्यू है वो काम नहीं करेगी। जैसे कि आप ना ये क्या कहते हैं, मैंने जो वैल्यू सेलेक्ट करी है यहाँ पे, मैंने एक तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाए। अब मान लो सपोज करो, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, देखो, ठीक है, सेव किया मैंने, कंपाइल मेरा कोड हुआ, और कंपाइल होके आ जाएगा। और उसके बाद मैं लेता हूँ स्किन केयर बाय डिफ़ॉल्ट, देखो इतना कोड कंपाइल हो, मैं स्किन केयर, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे इसकी कैटेगरी की वैल्यूज़, और पेज को मैंने रीलोड कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्मार्टफोन सेलेक्टेड होके आती थी, अब वो ना आके स्किन केयर आनी चाहिए यहाँ पर। यस। पेज मेरा रीलोड हुआ, यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आई, ठीक है। पेज कंपाइल होके ये देखो स्किन केयर आ गया ना मेरा, और यहाँ पे भी आपका स्किन केयर आ गया। लेकिन जो सिलेक्ट वैल्यू है उसमें तो अभी स्मार्टफोन ही है ना, तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी तो सिलेक्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे स्किन केयर। तो मेरे को कैसे बताना पड़ेगा कि भाई सिलेक्ट की वैल्यू क्या है। जो आपकी पहली वैल्यू है वही सिलेक्टेड रहती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी भी सिलेक्ट कर दूँगा ना, चेंज तो हो जाएगी आपकी, बट जो पहली बार हमें वैल्यू चाहिए होती है कि भी पहली वैल्यू क्या रहेगी इसकी इनिशियल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करो, देखो मान लो मैं यहाँ पे ना वापस जो मैंने वैल्यू को ब्लैंक किया था, मैंने वापस डाल दी यहाँ पे करंट कैटेगरी, करंट कैटेगरी ना हमारा, हाँ ठीक है, करंट कैटेगरी। और अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ,
तो यानी कि मेरी स्किन केयर अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आनी चाहिए, पहली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। उसकी ना मैंने वैल्यू दिखा दी है, देखो आ गई ना स्किन केयर, वरना जबकि यहाँ पे स्किन केयर की जगह स्मार्टफोन सिलेक्टेड होना चाहिए था, अगर इसको मैं वैल्यू नहीं डिफाइन करता तो। ये है आपकी इनपुट ना फील्ड होती है जो भी फॉर्म की होती है ना, एक वैल्यू डिफाइन होती है। या तो आप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लो या फिर कहीं से मिल रही हो। सपोज करो मेरे को यहाँ से ना वैल्यू वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से मिल रही है एपीआई से, कि भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्किन केयर का प्रोडक्ट दिखाना है, ना कि स्मार्टफोन का। और आपके पास पता लगे कि आपकी स्किन केयर जो है वो तीसरे नंबर पे भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। उस केस में आप क्या करोगे? तो आप वैल्यू पिक करोगे कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहे, बस वही होती है, यूज और कहीं नहीं होती। यदि मुझे ऑल प्रोडक्ट दिखाना है सर फर्स्ट टाइम में, तब हाँ वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे क्या? देखो, अगर ऑल प्रोडक्ट दिखाना ना, देखो तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर है हमारी ना, हमें एपीआई में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरा ये फंक्शन आ गया, रुको मैं ना यहाँ पे कैटेगरी को तो मैं यहाँ पे ना ब्लैंक कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, देखो मैं यहाँ पे ना इसका एपीआई का यूआरएल, एक मिनट है, क्या करना था, हाँ लेट एपीआई यूआरएल मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। मैं एक सिंपल इफ़ कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर मेरी करंट कैटेगरी को ना यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं ब्लैंक, करंट कैटेगरी है एंड करंट कैटेगरी नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, एल्स ये जो मेरा एपीआई का यूआरएल है इसको मैं यहाँ से हटा के व्यू में गया, इसको पहले वर्ड रैप कर दिया ताकि कोड हमारा दिखाई देता रहे मुझे। यहाँ पे एपीआई यूआरएल इक्वल टू ये डाल दिया, और सेम मैंने क्या किया यहाँ पर डाल दिया। और अगर ब्लैंक नहीं है तो कैटेगरी के साथ जाए, और अगर ब्लैंक है तो मेरा ये वाला एपीआई का यूआरएल कॉल हो। ये लो प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, सेव किया, और पेज को मैंने रीलोड किया। जब मेरी पहली बार ऐप लोड होगी तो मेरी जो कैटेगरी की वैल्यू है वो ब्लैंक रहेगी, और ब्लैंक के केस में हमारा, एक मिनट रुको, ये एपीआई का यूआरएल क्या रहेगा हमारा, यहाँ मैं नीचे डाल रखा है ना यहीं पर ही, प्रोडक्ट के साथ, एक मिनट रुको, एक सिस्टम लेना, पोस्ट है मेरा, हमने यहाँ पे यूआरएल लिया है प्रोडक्ट, तो मेरा जो है प्रोडक्ट आना चाहिए। यस प्रोडक्ट, ओके। यहाँ मैंने एपीआई का यूआरएल कहाँ डिफाइन किया है, एक्सियोस में, यहाँ पे भी तो कॉल होगा ना, यहाँ ब्लैंक कर दिया था मैंने, सॉरी, मैंने यहाँ पे एपीआई यूआरएल लगा दिया। पेज मेरा कंपाइल हुआ, मैं सुबह से शाम तक चलते चलते हैंग हो जाता है पूरा। ये देखो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल प्रोडक्ट आ गए हैं यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट पहली कैटेगरी सिलेक्टेड है, ये ब्लैंक है, और यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं नीचे देखूँ, प्रोडक्ट मेरा फ़ोन आ गया, उसके नीचे प्रोडक्ट मैग आ गया, एप्पल आ गया, और एप्पल के बाद मेरा परफ्यूम भी आ गया। यहाँ पे देखो परफ्यूम आ गया, ग्रोसरी आ गई, प्रोडक्ट नेम ऑयल आ गया, और यहाँ पे आपका मोस्ट टू गेट 100 स्किन केयर प्रोडक्ट भी आ गया आपके, फेयर लवली, ग्रोसरी, दाल भी आ गई। ये आपका देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्रोडक्ट आ गए आपके यहाँ पे,
की आ गया प्रोडक्ट नेम। अब इसके बाद अगर मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया, सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट आएगा। देखो यहाँ पे आ गया पूरा लैपटॉप प्रोडक्ट और कुछ नहीं है। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ टॉप्स, ओनली टॉप्स के प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे। देखो टॉप्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे स्किन केयर करता हूँ, सर्च किया तो ओनली स्किन केयर के प्रोडक्ट आ गए। तो यानी कि यहाँ पे भी ना एक ऑल का चेक लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे हम एक चेक और लगाते हैं यहाँ पे। आपकी जो रिक्वायरमेंट आई है कहाँ पे लगाएं हम, सर्च ऑल के बाद। सर्च ऑल हमारा है यहाँ पे, ये रहा बटन। हम यहाँ पर लेते हैं एक बटन, ऑन क्लिक आपका आ गया ऑल प्रोडक्ट। एक मिनट रुको यार, ऑल प्रोडक्ट्स। और ऑन क्लिक पे मैं बटन करा देता हूँ इसका शो ऑल प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट्स एक मेरा फंक्शन बनेगा यहाँ पे। और बटन को मैं टाइप करा लेता हूँ एज ए बटन। टाइप मेरा ये है बटन। अब जो शो ऑल है यहाँ पे मैंने बना दिया, इसको फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हम एक इसका, यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्स्ट गया मेरा, फैट एरो गया। अब फैट एरो में क्या करना है, जो सेट करंट कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अंदर मुझे सेट करा देना ब्लैंक, बस कुछ नहीं करना। ये मेरा आपका कैटेगरीज वैल्यू के बेस पे आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, लैपटॉप देख ली यहाँ पे, नहीं भाई वुमेन ड्रेसेस देखते हैं। वुमेन आपकी ड्रेसेस आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे वापस से ना ऑल प्रोडक्ट देखना, भाई कैटेगरी वगैरह तो सिलेक्टेड हो गया, देख लिया मैंने, स्किन केयर देख लिया, यहाँ पे आ गए। अब मैं जैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी कैटेगरी ब्लैंक हो जाएगी। ऑल कैटेगरी मेरी ब्लैंक हो गई है। और उसके बाद देखो मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। मोबाइल भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, और लैपटॉप के बाद मेरा क्या है, परफ्यूम आ गया। परफ्यूम के बाद हमारा क्या था भाई, नॉन एल्कोनिक आ गया। उसके बाद हमारा परफ्यूम के बाद ये मेडिसिन, अच्छा ऑयल है ये तो, मॉइस्चराइज़र, स्किन केयर, फेयर लवली, दाल आ गई आपकी। यानी कि आपके देखो सारे प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे। उसे क्लिक कराने पे इसे ब्लैंक करवा दिए सिलेक्टेड वैल्यू को। बिल्कुल। और मैंने एपीआई का यूआरएल भी चेंज कर दिया कि मेरे को विदाउट कैटेगरी वाला चाहिए। सर अब वो कंडीशन वो कैसे काम किया वो वाला? बिल्कुल देखो यार ये कंडीशन कैसे काम किया यहाँ पे। सेम हमारा वही है कि हम एक्सियोस के थ्रू एपीआई कॉल करते थे। यहाँ मैंने हार्डकोड यूआरएल डाल रखा था ये वाला कैटेगरी का। अब इसको मैंने ना एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया ऊपर, और उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। और उस वेरिएबल पे जहाँ मैंने स्टोर कराया, देखो मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। एक मैंने ब्लैंक वेरिएबल बना लिया ऊपर, और यहाँ मैंने चेक किया कि मेरी करंट कैटेगरी है और वो ब्लैंक नहीं है, तो आप ये वाला यूआरएल सर्व करो, इससे थ्रू डेटा लेके आओ। और अगर ब्लैंक है एल्स केस में, तो मेरा एपीआई सीधा सा है कि भी प्रोडक्ट वाली एपीआई आप कॉल करो। ब्लैंक है मतलब कि कोई सर्च नहीं किया है? बिल्कुल कोई सर्च नहीं किया, या मेरे को सारे प्रोडक्ट देखने हैं, मैं उस केस में कैटेगरी को ब्लैंक करवा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ब्लैंक ले ही रहा हूँ अपनी कैटेगरी, ठीक है। और मैंने एक बटन और डाल दिया है जो कि मेरी कैटेगरी को ब्लैंक करेगा। उसका फंक्शन ये है, देखो सिर्फ एक लाइन का है। और ये फंक्शन मेरा कहाँ पर ट्रिगर करेगा, जो मैंने बटन नीचे लगाया है उस बटन के क्लिक पे। कहाँ है मेरा बटन, ये वाला, हाँ ऑल प्रोडक्ट। बस यस। मेरे सारे प्रोडक्ट शो हो गए यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अब आपके प्रोडक्ट सारे भी आ गए। आप कैटेगरी वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हो, सिलेक्शन बेस पे भी फ़िल्टर कर सकते हो,
और टाइप के बेस पे भी आप फिल्टर कर सकते हो। फर्नीचर, ये आपका फर्नीचर आ गया। और फर्नीचर की अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो ये एपीआई कॉल नहीं करेगा, मेरे को यहीं पर ही एरर दे देगा, दिस टैक्स इज़ नॉट इन द कैटेगरी। यानी कि यहाँ पर मेरा ये भी काम हो गया है। यस सर। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट करते हैं हम। आज ना बेसिकली एक ना नई चीज़ दिखाता हूँ मैं। पहले तो ना जैसे हमारे पेजेस थे, एक रूट और बनाते हैं हम। अगर मैं इसी में ही करूँगा तो एक कोड से ना अपडेट हो जाएगा कोड। तो एक नया बना लेते हैं पेज हम, एक और। रूट के अंदर हमारी नेविगेशन कहाँ थी, यहाँ पे हेडर, और हेडर के अंदर हमारा यहाँ से जाता है पेज। अब प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक और हम बना लेते हैं, इसका हम यूआरएल रखते हैं, क्या करें, डेटा नहीं डेटा नहीं यार, ई कॉमर्स भी नहीं, हम ब्लॉग डाल देते हैं, ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है इसका भी हम ना एक बार रूट में जाके डिफ़ाइन कर देते हैं कि भी हमारा एक रूट और बन रहा है। और इसको वर्ड रैप किया मैंने, यहाँ पे मैंने ब्लॉग डाला, और सेम मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सेम वही आपका रूट वाला कॉपी पेस्ट किया, ब्लॉग उठाया, पाथ मेरा ब्लॉग जाए और प्रोडक्ट कंटेनर की जगह मेरा ब्लॉग कंटेनर हो जाए। और ब्लॉग कंटेनर को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। कहाँ पर आपका, यहाँ पर, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं बनाऊँगा इसको। इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम, आपका सेम कंटेनर के अंदर जाएगा मेरा, इसके अंदर प्रोडक्ट कंटेनर ब्लॉग कंटेनर जाएगा यहाँ पे। और ब्लॉग कंटेनर की जगह ना मैं ब्लॉग डाल देता हूँ, सिर्फ ब्लॉग, बस। और इसको मैंने सेव किया। और मेरा जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ ब्लॉग नाम से, और उस ब्लॉग में मैं एक इंडेक्स फाइल बनाता हूँ, index.js। ये मेरी index.js बन गई। और उसके अंदर मेरा जो कंपोनेंट बनेगा, सॉरी कंटेनर बनेगा, वो ब्लॉग कंटेनर के नाम से बनेगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट से मैंने इंपोर्ट करा लिया इसको। यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग ठीक हो गई। और मैंने सर फ्रॉम होगा सर, क्या इंपोर्ट रिएक्ट फॉर्म हो गया सर? अरे हाँ, फ्रॉम ब्लॉग आ गया मेरा, रिटर्न गया, रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का साइन आपका, हेलो आई एम ब्लॉग कंटेनर पेज। और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट, या स्पेलिंग, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। यानी कि एक और कंटेनर बना लिया मैंने नेविगेशन के पर्पज़ से। और मैं अगर अपने पेज जाऊँ, देखो ब्लॉग आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ब्लॉग नेविगेशन पे आ गया, हेलो आई एम ब्लॉग कंटेनर। ठीक है, मेरा आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो ब्लॉग के अंदर मेरा क्या है, मैंने एक कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे कंटेनर, अपने कंपोनेंट के अंदर किस चीज़ का, मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया कि भाई ब्लॉग लिस्ट नाम से। अब ब्लॉग लिस्ट नाम के अंदर मैंने index.js किया, और index.js के अंदर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट किया,
const blog list components रिटर्न के अंदर सेम वही, ये तो हमारा जाता ही है। मैंने h2 प्रिंट करा लेता हूँ, हेलो आई एम ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट्स, और इसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया। और मैं ब्लॉग लिस्ट जो है अपने ब्लॉग में इंपोर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट फ्रॉम FROM, मैं ब्लॉग से बाहर आ गया और मैं कंटेनर से बाहर आ गया। यहाँ मुझे मिलेगा कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स के अंदर मेरा है ये ब्लॉग, और जो ये ब्लॉग लिस्ट है मैं यहाँ पे ना एक BR टैग डाल देते हैं ताकि मेरे दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएं। और इसको मैंने सेव किया, मेरा कोड कंपाइल हुआ है, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है या कुछ कंपोनेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गया। कंपोनेंट्स है ना, रीनेम, ओ डिलीट, ओ सॉरी डिलीट हो गए पूरा का पूरा कंपोनेंट। एक मिनट रुको बस, रिवाइंड फोल्डर्स, इसके अंदर मेरा था ये SRC फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसका रीनेम था कंपोनेंट्स के अंदर ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग आ गया, ब्लॉग लिस्ट। तो ये ब्लॉग इसको मिल क्यों नहीं रहा, index.5.0 कांट रिजोल्व, कहाँ गया मेरा ब्लॉग के अंदर, इंडेक्स के अंदर, ये कहाँ गया ब्लॉग्स, कंटेनर, सॉरी कंपोनेंट्स, अच्छा ब्लॉग लिस्ट है, ब्लॉग लिस्ट फोल्डर नेम। मेरा रीलोड हुआ और पेज मेरा यहाँ पे देखो आ गया, हेलो आई एम ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट, यानी कि आपने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर आपने एक कंपोनेंट को कॉल करा लिया। अब सपोज करो जो कि ब्लॉग लिस्ट है ये आपका एक लिस्ट प्रिंट करेगा, और मैं यहाँ पे ना एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, ब्लॉग कार्ड्स कर देता हूँ यहाँ पे। और जो ये ब्लॉग कार्ड्स है ना, इसके अंदर एक तो मेरी index.js फाइल है, और एक मैं फाइल और बना देता हूँ यहाँ पे, क्या भाई, सिंगल कार्ड.js। अब जो इंडेक्स है, सबसे पहले तो हम सिंगल कार्ड में चलते हैं, इसमें हमारा गया कहाँ, हाँ ये ठीक है, ब्लॉग कार्ड्स हमारा था ये रहा, और ब्लॉग ये रहा हमारा, ब्लॉग कार्ड्स में मैं गया, मैंने कर लिया यहाँ पे, एक मिनट रुको, हेलो आई एम ब्लॉग कार्ड, ब्लॉग कार्ड कंपो किया, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव किया, और सेम मैंने एक सिंगल कार्ड था मेरा, आई एम ब्लॉग सिंगल कार्ड, ब्लॉग सिंगल कार्ड कंपो, ये मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो सिंगल कार्ड है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ अपने यहाँ पर, इंपोर्ट फ्रॉम
ब्लॉक्स कंपोनेंट, और इसी को मैंने क्या किया, ब्लॉक कार्ड है BR टैग दिया और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया। और जो ये ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट है इसको मैंने कॉल करवा लिया मेरा ब्लॉक लिस्ट में। इंपोर्ट फ्रॉम, इसके अंदर मैं बाहर गया और अपना ब्लॉक कार्ड्स, और इसको मैंने प्रिंट करा लिया। यहाँ पे एक BR टैग लगाया और यहाँ पर अभी देखो मैं समझाता हूँ आपको, शायद अभी थोड़ा सा ना ये आप घूम गए होंगे क्योंकि मैंने कई सारे कंपोनेंट बना के और उसके अंदर कॉल कर दिया। ये क्या कह रहा है, ब्लॉक कार्ड इंडेक्स के हाँ, रुको भी बताता हूँ आपको मैं, एक मिनट रुको। कांट रिजोल्व ब्लॉक सिंगल कार्ड, ओके। तो ये सिंगल कार्ड कहाँ था मेरा, ये रहा ब्लॉक कार्ड के अंदर, ये रहा सिंगल कार्ड। ब्लॉक सिंगल कार्ड मैंने बनाया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा दिया इंडेक्स के अंदर, ठीक है भाई। अरे शिट, यहाँ पे ना बेसिकली ना फाइल का नाम आएगा, नाम क्या है मेरी, सिंगल कार्ड। ठीक है, मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं। देखो पहले मैंने क्या किया, एक ब्लॉग नाम से URL बनाया, जो कि मेरा यहाँ पे ब्लॉग नाम से URL बन गया। उसके बाद मैं राउटिंग में गया, मैंने लगाया कि भी जैसे मेरा URL में ब्लॉग आए तो आप मेरा ब्लॉग कंटेनर लोड करा दो। कौन सा कंटेनर, ये वाला ब्लॉग कंटेनर, जो कि मेरा ये है। यहाँ पे कहाँ गया कंटेनर मेरा, ये वाला फाइल, ये वाली फाइल मेरी लोड होगी। हेलो आई एम कंटेनर पेज, उसके बाद BR टैग आया, BR टैग यहाँ पे लग गया। इसके बाद उसके बाद आता है हेलो आई एम ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट। ये कहाँ से आया, यहाँ से ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट से। अब ये जो ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट है ये कहाँ पे बना रखा है मैंने, कंपोनेंट के अंदर, ब्लॉग लिस्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट में जाऊँ और ब्लॉग लिस्ट में आया, ये देखो ये है मेरा ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट, सॉरी ये नहीं, ये वाला है ब्लॉग लिस्ट, ये रहा मेरा, ये लोड हो रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, H2 टैग लिखा हुआ है, हेलो आई एम ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट, हेलो आई एम ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट। उसके बाद मैंने एक BR लगाया और ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट कॉल किया। अब ये चीज़ें जो दो है ना, दो लाइन है, ये ब्लॉक कार्ड से आ रही हैं। ये जो ब्लॉक कार्ड है ये कहाँ पे अभी मैंने ऊपर कॉल करा रखा है और ये ब्लॉक कार्ड से आ रहा है। तो मैं ब्लॉक कार्ड के अंदर गया, इसके अंदर जो इंडेक्स फाइल है ये कॉल हो रही है यहाँ पे। अब इंडेक्स फाइल में क्या कॉल हो रहा है, हेलो आई एम ब्लॉक कार्ड, हेलो आई एम ब्लॉक कार्ड, ये आ गया। अब उसके बाद एक BR टैग आ रहा है, फिर ये लाइन आ रही है। अब अगर मैं चेक करूँ कि भी BR टैग आ गया और ये ब्लॉक सिंगल कार्ड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा सिंगल कार्ड यहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा, ये मेरा प्रिंट हो रहा है वहाँ पे जाके। इसको मैं H4 में ले लेता हूँ यहाँ पे, ये लो भाई, यानी कि मेरा यहाँ तक जर्नी आ रही है। यानी कि मेरा ना एक कंटेनर कॉल हो रहा है, उसके अंदर एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है, उस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट और कॉल है, और उस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट और कॉल है, यानी कि एज ए नेस्टेड जा रहा है मेरा। यानी कि एक तरह से मैं कहूँ तो परदादा ने अपने बेटे को सामान दिया, उसके बेटे ने उसके बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया। जैसे हमारी प्रॉपर्टी आती रहती है ना कि दादा से पापा के पास आ गई, पापा से मेरे पास आ गई, अब मेरे पास से मेरे बच्चों के पास जाएगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है कि भी एक मेन पेज है, वहाँ से अंदर जा रहा है, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। अब अगर मेरे को क्या करना है कि भी जो आपका मेन पेज है, मेन क्या है मेरा, मैंने बताया जी कंटेनर है मेरा, यहाँ पे ब्लॉक पेज, ब्लॉक है मेन पेज। अब ना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैंने कुछ डेटा वगैरह डाल रखा है, स्टोर करा रखा है। यहाँ पे क्या है, डेटा स्टोर मान लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे
कि मैंने यहाँ पे API वगैरह कॉल वगैरह की और डेटा वगैरह लेके आया और मैंने कॉन्स्ट किया CONST कॉन्स्ट ब्लॉक डेटा, और ब्लॉक डेटा मेरे पास मैं भी के लिए ना ब्लैंक कर देता हूँ। टाइटल मैंने बना दिया ब्लॉक 1 और मैंने इसकी डेट मैंने डाल दी। डेट हम डाल देते हैं 09/11/2022। बस अभी मैं फ़िलहाल 2 चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास API से ये डेटा आया। 3 बना लिए मैंने, यहाँ पे 4 बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक 2 कर दिया, ये मैंने ब्लॉक 3 कर दिया और ये मैंने ब्लॉक कर दिया 4 यहाँ पे। और डेट सपोज ये मेरी डेट है भाई 8 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं। तो यानी कि कोई भी डेटा आपके पास आ सकता है। अब जो ये ब्लॉक डेटा है, अब ये ब्लॉक डेटा ना आपको लास्ट वाले में चाहिए कि भी जो सबसे लास्ट में है, जो इसका हकदार है, जहाँ पर मुझे इसको यूज करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको पास करूँगा, यानी कि मैं अपने नीचे वाले को दूंगा। क्या दूंगा कि भी जो डेटा है ब्लॉक डेटा के अंदर आपको ये मिलेगा ब्लॉक डेटा। अब ये कह रहा है ठीक है भाई मेरे को ब्लॉक डेटा मिल गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने नीचे वाले को दूं। तो अब हम इसमें चलते हैं ब्लॉक लिस्ट कंपोनेंट में। ब्लॉक लिस्ट कंपोनेंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ से इससे लेना पड़ेगा। कैसे लेते हैं, हम प्रॉप्स के थ्रू लेते हैं। मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, प्रॉप्स डॉट ब्लॉक डेटा मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट ब्लॉक डेटा ले लेता हूँ यहाँ से। अब सेम मैंने बोला भाई ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट आपके लिए डेटा आया मेरे पास, आप वो डेटा ले जाओ। मैंने इसको दे दिया। अब मेरा काम ख़त्म, मैंने डेटा लिया, इसमें पास कर दिया। अब ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट जाने इसका क्या करना है। मैंने क्या किया, ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट में जाते हैं। मेरा कंपोनेंट यहाँ पर है, ये रहा ब्लॉक कार्ड आ गया मेरा, और यहाँ मुझे वो डेटा मिल गया एज ए डिस्ट्रक्चर करके। अब ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट के पास डेटा चला गया, बोला भाई ले भाई अब आप मेरे पास डेटा आया, ये आप डेटा रखो। अब ब्लॉक जो कार्ड है, इंडेक्स जो फाइल है, अब वो बताएगी कि भी मेरे को ना जो ये डेटा मिला है इसके साथ मैंने कुछ करना है, कि भी मुझे कुछ पैसे मिले हैं, प्रॉपर्टीज़ मिली है, एसेट मिले, कि मुझे अपने बराबर सब में डिवाइड करना है। कैसे करना है, मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि ब्लॉक डेटा है एंड ब्लॉक डेटा डॉट लेंथ ज़्यादा हो 0 से, तो मेरा यहाँ पे ब्लॉक डेटा डॉट मैप चलेगा, अदरवाइज नो डेटा फाउंड ये शो हो जाए। और जो इस मैप के अंदर है, मैप के अंदर हमारा सेम कॉल बैक फंक्शंस आता है आइटम। और अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक कंपोनेंट इसको हटा दिया। भाई मैंने बोला तू यहाँ पे निकल, और मैं यहाँ पे इसके थ्रू मैं इसको रिटर्न कराया। रिटर्न मैंने इसको ये करा दिया, और इसकी मैंने क्या कर दी कि यहाँ पे डाल दी आइटम डॉट क्या था हमारा, हमने जो डेटा बनाया था स्टार्टिंग में ब्लॉग इंडेक्स के साथ, अच्छा टाइटल है, टाइटल एंड डेट। तो मैंने इसकी टाइटल डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये रिपीटेड हो रहा है। अब मैंने इसको बोला भाई एक और चीज़ है मेरे पास, क्या, मैंने इसको सिर्फ ना डेटा नाम से पास करा दिया यहाँ पे आइटम। मैंने इसको सेव करा दिया यहाँ पे। सेव कराने के बाद देखते हैं हमारी एप्लीकेशन चलती है क्या। चल गई मेरी एप्लीकेशन। अब मैं अपने पेज पे आता हूँ, तो देखो आई एम ब्लॉक कार्ड मेरा ये 4 बार रिपीट हो गया। अब ये रिपीट हो गया, मेरे को यहाँ पे हार्डकोड वैल्यू है इसलिए रिपीट हो गया ये। बट अगर मैं अपने कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाऊँ, अब क्या मिलेगा मेरे को डेटा, वो कहाँ मिलेगा, सिंगल कार्ड के अंदर, जो कि मेरा सिंगल कार्ड यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। तो उसको सिंगल कार्ड तो सबसे लास्ट जनरेशन वाला है ना सर? बिल्कुल लास्ट जनरेशन वाला। यस सर। हाँ, अब मैंने यहाँ क्या किया, इस पे मैंने बोल दिया कि भाई जो आपका डेटा है डेटा डॉट टाइटल प्रिंट हो जाए,
और उसके बाद मैं एक स्पैन ले लिया यहीं पर ही, और उसमें मैंने डेटा डॉट डेट प्रिंट करा लिया यहाँ पे। बस मेरा ये पेज कोड कंपाइल हुआ, सक्सेसफुल हो गया। देखो क्या आ गया मेरे पास, ब्लॉक 1 आ गया, उसकी डेट आ गई, ब्लॉक 2 आ गया, उसकी डेट आ गई, ब्लॉक 3 आ गया, उसकी डेट आ गई, एंड ब्लॉक 4 आ गया, उसकी डेट आ गई। तो यानी कि मेरा डेटा बन गया। लेकिन मैंने कितनी मेहनत करी देखो। अगर इस बीच वाले कंपोनेंट में कहीं पर अगर एरर आ जाए या मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा, एप्लीकेशन हमारी बैठ जाएगी, क्योंकि इसको डेटा लास्ट में नहीं मिलेगा। अगर बाय मिस्टेक गलती से ही जो मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं लिस्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्लॉग लिस्ट की जगह 2 पास कर दूँ, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, तो क्या होगा, नो डेटा फाउंड आ गया। तो आप चेक कैसे करोगे कि भी मेरा नो डेटा फाउंड कैसे आया, जबकि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, डिबग लगाओगे तो देखोगे यार कि एपीआई में तो डेटा मिल रहा है मुझे, और मैं पास भी करा रहा हूँ, डेटा जा भी रहा है डेटा। तो आप सिंगल सिंगल कंपोनेंट के पास जाओगे और उसके देखोगे क्या डेटा आपको मिल रहा है, क्या आप सही तरीके से पास कर रहे हो। फिर आप उसके नीचे वाले के पास जाओगे, क्या आपको मिल रहा है, क्या आप अच्छी तरह पास कर रहे हो। तो ऐसे करते करते आप चेक करोगे फिर, तो जिसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। और अगर ये तो मैंने क्या किया ना, सिंगल मैंने 2-3 सिनेरियो लिए हैं। अगर ऐसी ही आपकी अगर एप्लीकेशन आप बना लेते हो तो कितने सारे आपके पास बग के चांसेस ओपन हो जाएंगे। अगर कोई नया डेवलपर आता है, भाई आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेबल की हुई है और उसने आके गलती से बाय मिस्टेकली स्पेस दबा दिया, बटन दबा दिया, कुछ मतलब कि चेंज हो गया, किसी भी बीच कंपोनेंट में से वो गायब हो गया, तो आपको ना पूरा एंड टू एंड तक पूरा चेक करना पड़ेगा फिर कि भी डेटा मेरा क्यों नहीं आ रहा। तो ये कितना लेंथी प्रोसेस है आपके पास। यानी कि यहाँ पे एक कंपोनेंट्स के अंदर अपने चाइल्ड के साथ डेटा भेज रहे हो। अब सेम चीज़ मान लो क्या कहते हैं, ये तो मेरा ब्लॉग पेज है, मेरा ये ब्लॉग पेज पे डेटा मिल रहा है मेरे को। अगर मेरे को सेम ये ही डेटा अगर साथ वाले पेज में चाहिए हो, तो अबाउट पेज में चाहिए मेरे को, मान लो ये डेटा यहाँ पर, तो क्या मैं ब्लॉग डेटा से यहाँ पर अबाउट अस डेटा में पास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में बना हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा पास कर सकता हूँ अपने से चाइल्ड वाले में। यानी कि डेटा आपका ऊपर से नीचे जा सकता है और नीचे से ऊपर आपका डेटा सिर्फ फंक्शन के थ्रू जाएगा। और आपका अगर जो साथ में जो सिबलिंग है, जो ब्लॉग है, उसमें आप डेटा पास नहीं कर सकते जब तक वो आपके ऊपरले टॉप पेरेंट पे डेटा ना हो। अगर ये सेम डेटा जो कि मैंने ब्लॉग लिस्ट में डाल रखा है, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ, मैं ये डेटा उठा के, ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा को उठाया यहाँ से, कंट्रोल एक्स किया। अब इसका पेरेंट कौन है, ब्लॉक का। ब्लॉक का भाई पेरेंट है रूट वाला, इंडेक्स वाला, यही है रूट, क्योंकि सारे कंपोनेंट यही है मेरे। अबाउट भी है, कंटेनर भी है, प्रोडक्ट भी है। अब अगर मैं ये चीज़ यहाँ ला के यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है, ब्लॉक डेटा, और मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफ़ाइन करके जो मेरा ब्लॉक कंटेनर है, मैंने यहाँ पे इसको पास करवा दिया, सेव किया और ब्लॉक कंटेनर में गया, और यहाँ पे मेरे को डी स्ट्रक्चर के थ्रू मिल जाएगा, और यहाँ से मैंने यहाँ पे पास करा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप ये डेटा रूट के थ्रू, यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी चल रही है, कोई ब्रेक नहीं हुई है देखो, बट अब मैंने क्या किया, अपने डेटा को एक पेरेंट लेवल ऊपर डाल दिया है कि भाई जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को अबाउट में चाहिए हो तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, हम डेटा यहाँ डाल देंगे, एपीआई यहाँ कॉल कर देंगे। अब यहाँ से आप डेटा अबाउट में भी भेज सकते हो, प्रोडक्ट में भी भेज सकते हो, और ब्लॉग में भी भेज सकते हो। तो आप ऐसे ही कर सकते हो यहाँ से। बट ये तो अप्रोच ठीक नहीं है ना।
अगर मान लो कोई और अपर लेवल हो, फिर मैं क्या बोलूँगा कि भी ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस है मेरी सबसे टॉप लेवल पे है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। मैं यहाँ पर एपीआई कॉल कर दूंगा, यहाँ डेटा स्टोर करा के ऑल राउट में डेटा को सेंड कर दूंगा, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा रूट के अंदर, और फिर यहाँ से मैं अंदर पास करूँगा, फिर अंदर ऐसे करते करते ना काफ़ी लंबा स्नैरियो हो जाएगा हमारे पास। तो उससे बचने के लिए ना हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है। वो क्या करती है कि ना आपका डेटा जो है वो एक जगह स्टोर करके रखती है, कि मैंने डेटा लिया एक जगह स्टोर कर दिया, और जो मेरा पेरेंट लेवल है जैसे इंडेक्स डॉट जे एस है, इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भी ऑल राउट रैप ये डेटा है, ये डेटा आप अपने पास रखो और मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और आप मेरे अंदर करोगे सारा काम। अब उसके बाद मेरे को कहीं पर भी डेटा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिस कंपोनेंट में मुझे डेटा चाहिए होगा, मैं उसी कंपोनेंट में अपनी कॉन्फ़िगरेशन करके वो डेटा ले सकता हूँ। एज ए प्रॉप्स पास मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा मेरे पास, डायरेक्ट मैं डेटा यहाँ पे कॉल करूँगा अपने इंडेक्स वाली फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू यहाँ मैं डेटा ले आऊँगा, और यहाँ से मैं सिंगल कार्ड अपना रिपीट करता रहूँगा। सिंपल है, उसका सॉल्यूशन ये है। अब इसको करने के लिए थर्ड पार्टी क्या क्या आती है हमारी, रिडक्स का नाम सुना हुआ आपने, रिडक्स यूज होता है। यस सर। वो यस सर। इसीलिए यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए। आपका डेटा को जो कि हम रिएक्ट के थ्रू करते हैं ना कि भी ऊपर से नीचे पास करा दिया, फिर नीचे, रिडक्स क्या करता है, अपना एक जगह डेटा स्टोर कर देगा, और होल एप्लीकेशन में जिस भी कंपोनेंट में आपको डेटा चाहिए वहीं पर ही आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लगाओ और डेटा ले लो। ये तो आपका रिडक्स करता है, जो कि थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करोगे तब करती है। लेकिन जब रिएक्ट ने देखा कि भी मेरे पास भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं कि भी लोग बाग डेटा स्टोर करने में दिक्कत हो रही है, भाई ऐसे स्टोर करने में परेशानी हो रही है, तो ना रिडक्स ने अपना ही इंट्रोड्यूस किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आपने सुना होगा कि यूज रिड्यूसर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये सब रिएक्ट की अपनी है। रिएक्ट ने बोला कि आप ना थर्ड पार्टी इंस्टॉल मत करो, आप इंस्टॉल करोगे आपका कोड हैवी होगा, तो सारी चीज़ें ना मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो अभी लेटेस्ट हमारी रिएक्ट चल रही है ना, अभी चल रही है 18.2, और ये 16.4 में जब हुक इंट्रोड्यूस आए थे तब आया था ये कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, कि भी कॉन्टेक्स्ट आया है हुक के साथ हमारे रिएक्ट में, कि आप मेरा यूज करो, आपको कोई एपीआई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन आप रिडक्स में करते हो सेम मेरे यहाँ करो, बल्कि उससे भी कम करो, और सेम आपका वैसे ही काम करूँगा मैं भी। तो वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट एपीआई, रिड्यूसर। बस ये चीज़ें हैं, इसके थ्रू हम करेंगे डेटा मैनिपुलेट। इतना आपको क्लियर हुआ? यस सर। बस इतना ही क्लियर करना है।